दोस्तों इस सिंगल वीडियो से 2 से 3 प्रश्न 100% बनने वाले हैं। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पुलिस अधिनियम 1861 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन दोस्तों क्या है? जिस विभाग में आप भर्ती होने जा रहे हो, जिस पोस्ट पर आप भर्ती हो रहे हो, उस पोस्ट की सारी धाराएँ इसमें हैं। सारी ही आप पर लागू होती हैं। आपको भर्ती कौन करेगा? आपको दंड कौन देगा? आपको दोस्तों नियुक्ति से हटाएगा कौन? आपको दोस्तों बर्खास्त कौन कर सकेगा? और आपके ही विषय में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप भर्ती भी हो रहे हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है? दोस्तों ये देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सारे ही प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं, पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न हैं। देख सकते हो दोस्तों यूपीएसआई रैंकर परीक्षा 2011 में आया था। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो व्यक्ति भर्ती किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये पुलिस आरक्षी कहलाते हैं। आरक्षी का मतलब दोस्तों कांस्टेबल होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के अनुसार, धारा 2 दोस्तों ये देख सकते हो आप, के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतित भर्ती किया जाएगा और वह अधिकारी पुलिस जन से मिलकर बनेगा। अतः पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति भर्ती किए जाएंगे वे पुलिस आरक्षी कहे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रश्न आपका पुलिस अधिनियम से नहीं छूटेगा। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस बल के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी? दोस्तों ये देख सकते हो धारा 7 के तहत दोस्तों आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों आप जॉब में लगने के बाद होगी आपके पे ये कार्यवाही। देख सकते हो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत अर्थात अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान दिया गया है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाए वे अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक गण और जिला अधीक्षक गण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित व अवनत रिड्यूस कर सकेगी जिसे वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता या उपेक्षावान पाएँ तो उसे पद से अयोग्य भी ठहरा सकती है। दोस्तों इसका मतलब ये है अगर आपने नौकरी पर रहते हो कुछ गड़बड़ी करी तो आपको निलंबित किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है और दोस्तों और जैसे आप हेड बन गए तो आपको सिपाही बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर आ जाते हैं तो हम पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही को निम्न रूप से संशोधित किया गया है। राइट आंसर दोस्तों डी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड और अपील नियमावली दोस्तों 1991 है। इसकी कुछ डिटेल्स दोस्तों देख लेते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 से संशोधित कर दिया गया है। इस नियमावली की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा 21 मार्च 1999 को जारी किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं सकते हैं? दोस्तों इसका मतलब ये है धारा 9 के तहत पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 के अनुसार जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्त अनुज्ञा ना दे तो दे कोई पुलिस अधिकारी बिना इजाजत की 2 मास की सूचना के पूर्व पद त्याग नहीं सकते हैं। दोस्तों जॉब लेनी तो आसान मैं समझता हूँ और जॉब दोस्तों छोड़नी बहुत मुश्किल है। 2 साल का बॉन्ड होता है क्योंकि मैंने खुद ये बॉन्ड भरा है। 2 साल का दोस्तों बॉन्ड होता है। अगर 2 साल पहले आप जाते हो जितना आपका ट्रेनिंग में पैसा लगा है, जितना आपकी सैलरी में सब दोस्तों देना पड़ता है जब आपकी नौकरी छूटती है। ऐसे नौकरी नहीं छूटती दोस्तों। राजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री या रंगों बनावट तथा किस्मों की वर्दी पहनेंगे? पुलिस महानिदेशक दोस्तों डीजीपी के अनुसार सब कुछ चलेगा दोस्तों, ठीक है। सरकार के विरुद्ध आप नहीं जा सकते। पुलिस अधिकारी 1861 की धारा 12 के अनुसार राजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी पुलिस महानिदेशक तथा अनुमोदित सामग्री का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जो अधिकारी कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो बोलेंगे वो कहना पड़ेगा। ये होती है दोस्तों सरकारी नौकरी। पुलिस एक्ट 1861 की धारा 31 में यह प्रावधानित किया गया है कि ये देख सकते हो दोस्तों इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। ये देख सकते हो सार्वजनिक सड़कों, स्थानों या व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस का होगा। दोस्तों क्वेश्चन दे देगा 1861 की धारा पुलिस एक्ट 1861 की धारा 31 में क्या है? सार्वजनिक सड़कों, स्थानों या व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व दोस्तों पुलिस का होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों डिटेल वही है सेम। क्वेश्चन नंबर 7 पर पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 58 के तहत आउटपोस्ट का प्रभारी हेड कांस्टेबल, राइट आंसर है डी, मृतक का पंचनामा तभी कर सकता है जबकि पुलिस जिला प्रभारी द्वारा उसे विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया गया हो।
जैसे दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं, इसे प्रश्न संख्या 58 में कहीं लिखा गया है, जैसे कहीं का कोई किसी चौकी का प्रभारी हेड कांस्टेबल बना दिया, तो उस क्षेत्र का जो प्रभारी होगा, जब तक वो वेरीफाई नहीं किएगा तो उसका वो हेड कांस्टेबल ही पंचनामा नहीं भर सकता। ऐसा इससे ऊपर रैंक का दोस्तों जो अधिकारी होता है वही वेरीफाई करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 58 के तहत आउट पोस्ट चौकी का प्रभारी हेड कांस्टेबल मृतक का पंचनामा नामा तभी कर सकता है जबकि पुलिस जिला प्रभारी द्वारा उसे विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया गया हो, वह अन्वेषण नहीं कर सकता है। दोस्तों ये देख सकते हो। अब आर्म पुलिस का मूलतः निम्नलिखित दायित्व होता है दोस्तों, सी दोनों होते हैं सरकारी। ये दोस्तों पीएससी से जो एपी में आ जाते हैं कुछ साल बाद, 2 से 3 साल बाद, उनके लिए हैं। इन्हें उन्हें आर्म पुलिस बोला जाता है। सरकारी खजानों, बंदियों को एस्कॉर्ट, सरकारी संपत्ति, क्वार्टर गार्ड की सुरक्षा या खतरनाक अपराधियों का पीछा करना या उन्हें पकड़ना होता है। डिटेल्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 65 के अनुसार सशस्त्र पुलिस, आर्म पुलिस, ये वही है दोस्तों बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। ग्रामीण पुलिस निम्न में से कौन है? दोस्तों ये है ग्राम चौकीदार, गाँव का चौकीदार होता है। और ये देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 89 के अनुसार ग्रामीण पुलिस ग्राम चौकीदार होता है जिसका मुख्य कर्तव्य अपने प्रभार के गाँव को देखना और रक्षा करना होता है। उनकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो ग्राम का जो चौकीदार होगा उसकी नियुक्ति जिलाधिकारी करते हैं, पैरा 89 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन की। ठीक है, ये बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए एक नागरिक के तहत। राजपत्रित अधिकारी मालखाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्ट्रों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितनी अवधि के अंतराल पर करेगा? दोस्तों ये वार्षिक, नहीं सॉरी दोस्तों, तिमाही, वार्षिक नहीं, तिमाही। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। जांच पड़ताल उसे 3 महीने के अंदर अंदर करनी होगी सभी रजिस्ट्रों की। अब ये देख सकते हो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के पैरा 170 दोस्तों, ये देख सकते हो के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी मालखाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्ट्रों की जांच उन पर हस्ताक्षर 3 महीने के अंदर एक बार करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति का वन पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में वर्णित है? पैरा दोस्तों 2 से 7 में वर्णित है। दोस्तों डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 207 में अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति का उपबंध है। इसके अनुसार जब जिला मजिस्ट्रेट का यह अभिमत हो कि उसके अधिकारिता के किसी क्षेत्र में उपद्रव भयानक स्थिति में हो, पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अतिरिक्त पुलिस लगाए जाने का अपना प्रस्ताव सरकार को देना। अब दोस्तों 12वां देख लेते हैं। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 223 के अनुसार ग्राम अपराध नोट बुक भाग 1, 2, 3 में इंद्राज कौन है? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ए, हेड मुंशी। अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 223 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक में 1, 2, 3 इंद्राज थाने का भार साधक अधिकारी थानाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में किसी अधीनस्थ अफसर द्वयम द्वारा किया जाता है, जबकि भाग 4 में पूर्वस्थियाँ भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो दोस्तों, एक हमें जो कांस्टेबल होते हैं या सहायक कांस्टेबल होते हैं उन्हें ही एक मुंशी बना दिया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा। और फिर भाग 4 की प्रविष्टि भार साधक अधिकारी द्वारा या थानाध्यक्ष वहाँ का होता है उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1 में निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाता है। दोस्तों ये ए और बी गांव की जनसंख्या और गांव के प्रमुख व्यक्तिगण को नोट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 224 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1 में गाँव की जनसंख्या, दूरस्थ गाँव, राजस्व हाट के दिन, मुख्य जातियाँ जनजातियाँ, मुखिया, मुख्य भूस्वामी, अन्य प्रमुख व्यक्तियों और गांव के चौकीदारों के विवरण दर्शाए जाएंगे। केवल गांव में रहने वाले अन्य प्रमुख व्यक्ति शीर्षक के अधीन दर्शाए जाएंगे। अब दोस्तों ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री सीट का समावेश होता है? दोस्तों भाग 5 में होता है। बहुत बार पूछा गया है, ये देख सकते हो दोस्तों। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन पैरा संख्या 228 के अनुसार है दोस्तों, ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 5 में हिस्ट्री सीट का समावेश होगा। यह निगरानी के अधीन अपराधियों का व्यक्तित्व अभिलेख होता है। हिस्ट्री सीट केवल उन व्यक्तियों की खोली जाती है जो अभ्यासिक अपराधी या ऐसे अपराधी के दुष्प्रेरणा हो या उनके ऐसा हो जाना संभव हो या 2 वर्गों में बटे होते हैं के और के। नेक्स्ट दोस्तों 15वां तारांकित ए वर्ग ए क्लास हिस्ट्री सीट की निगरानी कम से कम कितने वर्षों में बंद हो जाती है? दोस्तों मृत्यु के बाद ही उसकी बंद होती है, निगरानी रहती है। जो हिस्ट्री सीटर होता है दोस्तों बदमाश टाइप का होता है या दबंग टाइप का होता है, या आप कह सकते हो गांव में कोई नामी ग्रामी गुंडा होता है, उसका नाम दोस्तों दे दिया जाता है। उसकी हिस्ट्री सीट ये देख सकते हो 200। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 232 के अंतर्गत तारांकित हिस्ट्री सीटर की हिस्ट्री सीट निरंतर रूप से खुले रहने वाले अभिलेख होगा और विशेष कारणों के सिवाय मृत्यु तक निगरानी के अधीन होगा। अतः तारांकित ए वर्ग हिस्ट्री सीटर की निगरानी मृत्यु के बाद ही बंद की जाएगी। अब दोस्तों ए वर्ग हिस्ट्री सीट की निगरानी की अवधि कितने वर्ष होती है? दोस्तों कम से कम लगातार 2 वर्ष की होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 231 के अनुसार वर्ग ए क्लास के हिस्ट्री सीटर के अधीन व्यक्ति जब तक कि वह तारांकित न किया जाए कम से कम 2 वर्ष के लिए, जिसमें उसका कोई भाग
जेल में व्यतीत न हुआ निगरानी के अधीन दोस्तों रखा जाएगा वो। ठीक है, तुम्हारे गाँव में भी प्रधान देता है इनके नाम, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं दोस्तों, और कुछ गवाह भी बना देता है। हिस्ट्री शीट बंद करने के बाद निम्नलिखित कार्यवाही होगी दोस्तों, केवल निगरानी करना, वेतन संबंध अंकन बंद कर दिया जाता है दोस्तों। है 233 के अंदर ये बंद कर दिया जाता है। अब देख सकते हो दोस्तों, जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगती है दोस्तों, पुलिस अधीक्षक की मोहर लगती है। पैरा 291 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार जनरल जो जीडी होती हैं सभी उस पर जिल्द वगैरह चढ़ाई जाती हैं, उस पर अधीक्षक पुलिस अधीक्षक के का नाम लिखा होता है उस पर शुरू में। ठीक है, वो भाई राजा होता है वो जिले का। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हैं थाने पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर 224 होगा, परंतु इसमें दिया हुआ नहीं है। हम ये देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 301 के अंतर्गत प्राप्त और वितरण के सभी हिसाब तत्काल थाने की रोकड़ प्रारूप क्रमांक 224 में प्रविष्ट किया जाएगा। मास के अंत में हस्तागत अवशेष धन का विवरण दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं मान सकता हूँ इसमें कि क्या बोल रहा जा रहा है, क्योंकि आप इस विभाग में नहीं हो। ठीक है, 1 से 2 बार आप सुन लो, आपको सिर्फ एग्जाम ही देना है, इसे सुन लो एक्स टू एक्स स्पीड में बस। राम चौकीदार की नियुक्ति करने के समक्ष अधिकारी होता है दोस्तों, जिलाधिकारी नियुक्ति करता है चौकीदार की, आपके गांव की जो भी होगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 2 322 के अधीन जन्म मृत्यु की सूचना देने का कर्तव्य किसका होता है दोस्तों, ग्राम चौकीदार का जन्म मृत्यु दर का होता है, ग्राम चौकीदार ही देता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 322 के अनुसार नगर पालिका आदि सूचित क्षेत्र, टाउन एरिया या छावनी के बाहर के क्षेत्रों में ग्राम चौकीदार का कर्तव्य हो कि वह गांव सभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति के उपाध्यक्ष या सचिव की शीघ्रतम अवसर पर पंचायत की समानुदेशित क्षेत्र में होने वाली किसी जन्म मरण की रिपोर्ट दोस्तों देगा। ठीक है, अब पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर के अनु में ड्यूटी पर नशे में रहने अथवा नशे नशे ड्यूटी पर नशे में रहने अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। इसका दोस्तों राइट आंसर है 373 ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 373 ए में ड्यूटी पर नशे में रहने वाले नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर के विरुद्ध अनुशासित कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें उसकी सेवा मुक्त भी हो सकती है दोस्तों। नशे का सेवन नहीं करोगे आप। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होती है। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक की, पुलिस अधीक्षक अगर बोले तो दोस्तों केंद्र यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, जिन्हें डीएसपी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, पैरा 401 के अनुसार नियमावली। ठीक है, अब कुछ विविध के क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख सकते हो। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग होते हैं, कुल दोस्तों 6 अनुभाग होते हैं। अब गार्ड कमांडर कितने घंटे ड्यूटी के दौरान संतरियों को नियुक्त करने, उनके देखभाल करने तथा उन्हें परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, ये 8 घंटे। गार्ड कमांडर 8 घंटे की ड्यूटी करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। गार्ड कमांडर 8 घंटे की ड्यूटी के बाद संतरियों की देखभाल तथा परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी तो रहती है। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिया जाएगा, काजी हाउस को सौंप दिया जाएगा दोस्तों। डिटेल देख सकते हो, न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन को काजी हाउस में सौंप दिया जाता है। सब समझ जाओगे दोस्तों विभाग में आने के बाद आप। तहसील गार्ड की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तहसील गार्ड, एक गार्ड जो लगाई जाती है, जो तहसील की गार्ड होती है, आप ये देख सकते हो। इसमें एक हेड कांस्टेबल व 4 कांस्टेबल, एक हेड, एक एससी और 4 सी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निरीक्षण पुस्तक हिंदी फार्म संख्या 35 को सुरक्षित रखे जाने की अवधि है 5 वर्ष तक। बस एक बार पढ़ ही लो ऐसी, बस। निरीक्षण पुस्तक हिंदी फार्म संख्या 35 को सुरक्षित रखे जाने की अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है तो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व सब परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और सब परीक्षण रिपोर्ट की से अभियुक्त को लाभ मिल रहा हो तो सब परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अस्वीकार करी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व सब परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और सब परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा हो तो सब परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी। यही सब लिखा हुआ है इसमें। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है दोस्तों, अपना लोकेशन अपने साथी को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी लाइट पिस्टल का उपयोग, वेरी लाइट पिस्टल का उपयोग रात में अपनी लोकेशन अपने साथी को बताने के लिए किया जाता है। इसका विकास एडवर्ड विल्सन वेरी ने किया था, जिनके नाम पर इस पिस्टल को वेरी लाइट पिस्टल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 31वां प्रश्न, ये देख सकते हो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील बिना नियमावली 1991 के अनुसार लघु शास्तियाँ माइनर पनिशमेंट क्या है दोस्तों, प्रोन्नति को रोकना, 1 मास के वेतन से अधिकृत आर्थिक दंड और वेतन वृद्धि को रोकना, ये दोस्तों लघु दंड है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 के पैरा 401 के अनुसार लघु शक्तियों से में प्रोन्नति को रोकना, एक मास के वेतन से अनधिकृत आर्थिक दंड तथा वेतन वृद्धि को रोकना और परिनिंद शामिल है। 32 में देख सकते हो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 प्रस्तावित संख्या 4 में उल्लिखित दंड कौन अधिकारी दे सकता है दोस्तों? ये पुलिस महानिरीक्षक भी दे सकते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिरीक्षक, ये सभी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आला अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 के पैरा 4 में उल्लिखित दंड पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अपर पुलिस महानिरीक्षक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों, प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलापों और निवारक अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अधिकतम दंड की निम्नलिखित व्यवस्था है दोस्तों, 10 वर्ष। गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप कर रहे हो तुम, तो ये 1986 अधिनियम था, उसकी धारा 3 के तहत अधिकतम दंड 10 वर्ष है। ठीक है, और ये देख सकते हो धारा 3 के तहत गिरोहबंद और दोनों को भांति कारावास से ऐसे अवधि की 2 वर्ष से कम न होगी और 10 वर्ष अधिकतम हो सकेगी। जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा दर्शाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 में साक्ष्य के क्या नियम है दोस्तों? विशेष नियम धारा 4 में है। कितनी धारा याद करेंगे कैंडिडेट्स? धारा में धारा आ रही है दोस्तों, अधिनियम आ रहे हैं, अधिनियम में नियम आ रहे हैं, कहाँ तक याद करेगा? बस रट लो एक बार, नसीब पड़ेगा तो आ जाएगा। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम 1986 में साक्ष्य का विशेष धारा दोस्तों इसमें 4 है। अब नेक्स्ट दोस्तों, ए ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काट कर छोटा कर दिया, जिससे आसानी से छिपा कर ले जा सके। ए ने आर्म्स एक्ट की किस धारा वर्णित प्रावधानों को उल्लंघन किया दोस्तों? एक आर्म्स एक्ट भी होता है, उसकी भी धारा होती है। उसकी दोस्तों धारा 6 का उल्लंघन क्या है? उसने नाल को काट कर छोटा कर दिया कि छिपा कर ले जा सके 12 बोर का तमंचा, तो धारा 6। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 6 में बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए नाल को छोटा करने पर प्रतिबंध है और धारा 25 में इसके लिए दंड की व्यवस्था है दोस्तों। अतः एन ए आर्म्स एक्ट की धारा 6 का उल्लंघन क्या है? अब प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। नागरिक पुलिस सेवा भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सचिव अपर सचिव सदस्य की नियुक्ति कम से कम कितने वर्ष तक के लिए की जाती है दोस्तों? 3 वर्ष तक के लिए कम से कम की जाती है। नागरिक पुलिस सेवा में प्रोन्नति बोर्ड के सचिव अपर सचिव व सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। शुरू में दोस्तों जो अस्थायी होता है, वैसे तो अब 2 साल कर दिया है। ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है दोस्तों? ये 30 मीटर से ऊपर की होती है ग्रेनेड की, आपने शायद देखा होगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी दोस्तों कौन होता है? देख सकते हो चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड होता है। ठीक है, 2011 में पूछा था। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति 1 लाख नागरिकों के लिए 222 पुलिसकर्मियों की अनुशंसा की है। ये देख सकते हो, राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख नागरिकों के लिए 222 पुलिसकर्मियों की अनुशंसा की है। 1 लाख नागरिकों पर 222 पुलिसकर्मी होने अनिवार्य हैं। और जीडी और सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगती है दोस्तों? पुलिस अधीक्षक के, और इसका ही नाम लिखा जाता है। दोस्तों सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, जीडी जनरल डायरी और सीडी कैश डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की मोहर लगती है, तो दोस्तों उनका ही नाम लिखा होता है। ये मैंने सारा कंप्लीट आपको करा दिया पुलिस अधिनियम 1861। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, पुलिस अधिनियम 1861 उत्तर प्रदेश पुलिस नियम सारा हमने कंप्लीट करा दिया है। एक भी प्रश्न इसका नहीं छोड़ा है, बस इतने ही करके चले जाना, नहीं तो इसकी तो धाराएं इतनी हैं, 100 धाराएं कहाँ से कितनी याद करोगे? पुलिस अधिनियम 1861 की बहुत धाराएं। फिर उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में इतनी सारी धाराएं कहाँ तक याद करोगे? बस यही आप एक बार प्रीवियस करके देख कर चले जाना, एक बार और वीडियो देख लो आप। ठीक है, इसमें से ही आपका फंस जाएगा 2-3 क्वेश्चन। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और क्या आपको सुझाव देना है कमेंट्स में लिखो, और कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।